नमस्कार दोस्तों। और आज हम शुरू कर रहे हैं। मुगल काल था वो अंतिम पार्ट है ना, लगभग अंतिम ही मानो, एक आधा कोई और बन सकते हैं। और उसका जो है पार्ट है वो है प्रांतीय शासन व्यवस्था। देखिए, केंद्रीय जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है ना, पिछली क्लास के अंदर। और आज जो हम इस क्लास के अंदर बात करेंगे वो करेंगे प्रांतीय शासन व्यवस्था, यानी कि मुगल काल के समय किस प्रकार प्रांतों के अंदर व्यवस्थाएं थी, यानी कि प्रांत के अंदर प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, यानी कि प्रांतों के अंदर किस प्रकार की सरकारें चलती थी। आज तो सरकार है, पहले राजतंत्र था, लेकिन सरकार तो वहाँ पर भी थी ना, मतलब कि जो शासन व्यवस्था चलती थी तो वो किस प्रकार थी उसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय शासन व्यवस्था व्यवस्था केंद्र की जो शासन व्यवस्था थी उनको मतलब कि एक सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए कुछ विभागों, मतलब कुछ विभाग थे जिनको प्रांत के अंदर भागा गया था, है ना, सॉरी, प्रांत के अंदर बांटा गया था। कि मतलब कि भी ये जो जगह होती है वो प्रांत अगर बांट देते हैं ताकि हमें सुविधा हो शासन व्यवस्था चलाने के लिए। और फिर प्रांतों के अंदर बांट गए थे, और फिर प्रांतों के अंदर भी और इस प्रकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी जो अलग अलग भागों के अंदर बांटी गई थी, अलग अलग विभाग थे जो इस प्रकार काम करते थे, उसके बारे में अध्ययन करते हैं प्रांतीय शासन व्यवस्था के अंदर। और प्रांतीय शासन व्यवस्था के अंदर जब बात करें तो मुगल काल के जो अंतिम पार्ट आते थे अकबर के समय तक है ना। जब अकबर का समय आया वहां तक 13 प्रांतों में विभाजित हो गया था। मुगल काल कितने प्रांतों में विभाजित हो गया? 13 प्रांतों में विभाजित हो गया। कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। अकबर के समय, अकबर के समय प्रांत, ठीक है ना। एक नंबर आगरा, ठीक है। आगरा पूरा सही लिख देते। आगरा, अहमदाबाद, 2 नंबर, ठीक है ना। 3 नंबर दिल्ली, 4 नंबर काबुल। आगरा, अहमदाबाद, दिल्ली, काबुल, है ना। 4 तो ये हो गए महत्वपूर्ण, है ना। और इसके अलावा और थे 4, तो ये मतलब कि वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट ये है 4, है ना। फिर और देखते हैं। मालवा, 5 नंबर, मालवा, बिहार, 6 नंबर। फिर 7 नंबर अजमेर, अजमेर, है ना। मालवा, बिहार, अजमेर, मुल्तान, 8 नंबर, 8 नंबर मुल्तान। याद हो जाएगा। अब 8 नंबर, 8 तो ये याद करने हैं। ये 8 याद करने के बाद में और हम जो बचते हैं वो बात करते हैं। बंगाल, लाहौर वो भी कर देते हैं। 9 10, 9 नंबर बंगाल, सॉरी 12 थे अकबर के समय, ठीक है ना। बंगाल, और 10 नंबर था लाहौर, ये 10 नंबर हो गया ना। 11 नंबर था इलाहाबाद, इलाहाबाद, ये ध्यान रखना है। और एक था वो अंतिम था मुगल काल के लिए, वो ये भी यानी अकबर के समय में एक महत्वपूर्ण, वेरी वेरी, मतलब बंगाल लिख दिया मैंने, ठीक है। बंगाल आ गया, लाहौर आ गया, इलाहाबाद आ गया। और एक जो अंतिम एक बच्चा है ना, ठीक है ना। ये हो गई कंप्लीट। अहमदाबाद हो गया, दिल्ली, अवध, हाँ अवध रह गई एक, 12 नंबर अवध, अवध। ये तो भैया अकबर के समय थे। और जैसे ही जहांगीर का शासनकाल आता है, किसका? जहांगीर का। और जहांगीर के समय 3 और मिल जाते हैं। कितने मिल जाते हैं? 3 और। कौन से मिल जाते हैं? अहमदनगर। ये तो अहमदाबाद है, और अब मिलेगा 13 नंबर, वो मिलेगा अहमदनगर। अहमदनगर, अहमदनगर। ये किसका समय था?
ये सब जहांगीर के समय था। ये तो बहुत ही सरल है, ये जहांगीर के समय याद रख लेंगे ना। फिर 14 नंबर याद रख लेंगे बरार, सर ये भी ठीक है, याद रख लेंगे। फिर 15 नंबर खानदेश, सर ये तो बहुत ही सरल है, खानदेश, क्योंकि खाना तो हर कोई खाता है, जहांगीर ज़्यादा खाता था, वो खानदेश कर दीजिए। अहमदनगर, अहमदाबाद था तो उसका थोड़ा चेंज हो गया, अहमदनगर, वो तो अहमदाबाद था लेकिन उसके अलावा एक जगह और थी जिसको हम अहमदनगर कर दिया, फिर बरार कर दिया। तो कुल मिला के इनके शासनकाल के अंदर 15 जो है मतलब कि प्रांत थे, ठीक है ना। फिर इन प्रांतों के अंदर किस प्रकार की जो शासन व्यवस्था थी वो थोड़ी देख लेती हैं। एक बार ये चीज़ को उतार लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। या स्क्रीन शॉट ले लीजिए, है ना, उतारने में टाइम ज़्यादा लगेगा ना, है ना। फिर हम आगे बात करते हैं। क्या करें ना, प्रांतीय गवर्नर, प्रांतीय गवर्नर, गवर्नर, ठीक है। प्रांतीय गवर्नर का मतलब क्या था, जिस प्रकार राजा था, राजा कहाँ पर था, केंद्र में था, और यहाँ का जो राजा था प्रांतीय गवर्नर, इनको एक राजा की तरह उपाधि थी ना। जिस प्रकार केंद्र के अंदर राजा की शक्ति होती है उसी प्रकार प्रांत के अंदर इन गवर्नर की शक्ति थी, यानी कि प्रांत का संपूर्ण मालिक, मान लीजिए अहमदनगर ले लीजिए, और अहमदनगर का एक सूबेदार होता था, वो संपूर्ण शक्ति उसके हाथ में थी, वो जैसा चाहता था वैसा उसमें परिवर्तन कर सकता था। जितने भी न्यायालय कोर्ट वगैरह थे उसके समय, काजी वगैरह, है ना, सदर सुदूर थे, बख्शी थे, जितने भी थे वो सारे उसके अधीन थे। किसके अधीन थे, सूबे के अधीन, मतलब कि सूबेदार के अधीन थे। तो ये बात याद रह जाएगी, ठीक है सर, आप जो बोलते हैं वो याद रह जाएगी, प्रांतीय गवर्नर, ठीक है ना। क्योंकि वेरी मतलब कि यही महत्वपूर्ण होता है, प्रांतों का विभाजन करते हैं तो प्रांतों की जो शक्ति होती है वो किसके हाथ में होगी, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो वो किसके हाथ में होगी, वो होगी प्रांतीय गवर्नर के हाथ में। कि सब जिस प्रकार राजा होता है उसी प्रकार प्रांत का जो गवर्नर होता है वो भी उनके पास भी इतनी इतनी शक्ति होती है। फिर बात करते हैं दीवान की, सर शुरू करो दीवान की। दीवान, दीवाना हुआ हूँ तेरे लिए, सही है ना, कहाँ सही है, उल्टा काम नहीं करना, सीधा काम करना। देख दीवाना, दीवाना कर दिया, मैं भी दीवान था, दीवाना कर दिया, क्या हो गया। देखिए दीवान, अब ये क्या है, जिस प्रकार केंद्र के अंदर, अब एक सोचिए, सारी बातें छोड़िए, अब एक केंद्र का अभी जो वर्तमान की सरकारें चलती हैं, है ना, लोकतंत्र है, इसके अंदर जिस प्रकार केंद्र के पास में शक्ति होती है, जिस प्रकार प्रधानमंत्री उसके पास शक्ति होती है, उसी प्रकार राज्य के अंदर मुख्यमंत्री के पास भी शक्ति होती है ना, होती है कि नहीं होती है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति के पास में शक्ति होती है, उसी प्रकार राज्य के अंदर राज्यपाल के अंदर शक्ति होती है कि नहीं होती है। वही सेम की सेम प्रक्रिया यहाँ पर है, कोई बात दूसरी बात है नहीं, बस ओनली फॉर केवल भाषा का अंतर है, शब्दों का जो अलग अलग महत्व तो दिया गया है, शब्द अलग अलग है, बाकी वह की वह चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं, ठीक है ना, वही बात है। अब देखिए दीवान क्या था, यहाँ का प्रधानमंत्री था, का राज्य का, मान लीजिए अहमदनगर का, तो यहाँ का प्रधानमंत्री था। अब ये क्या करता था, ये सारा काम काज का ध्यान रखता था, है ना, हर क्षेत्र में दूसरे राज्य से बातचीत करना, संपर्क रखना, सेनाओं के बारे में ध्यान रखना है, कौन सी सेना किस प्रकार होती है ना, उसके बाद हर क्षेत्र में जो मेन व्यक्ति होता वो वही था, है ना, जो गवर्नर के जस्ट बाद में होता था वो दीवान होता था। क्योंकि गवर्नर इतनी शक्तियाँ सारी संभाल नहीं पाता था, वो उनको इतनी टाइम मिलता नहीं था, तो वो दीवान ये सारा काम करता था, जिसका जो गवर्नर का जो काम था ये दीवान उसका सारा काम करता था। तो ये दीवान याद आ जाएगा, ये प्रधानमंत्री के रूप में था। तो इस प्रकार ये बातें ध्यान रखनी है, हाँ सर आप जो बोल रहे हैं वो सही है ना। जो मतलब कि राजस्व व्यवस्था होती है, राजस्व व्यवस्था के बारे में ध्यान रखना, है ना, किससे कर टैक्स लेना है, किससे किस प्रकार लेना है, कृषि के बारे में किस प्रकार ध्यान रखना है। अब जैसे पीएम ध्यान रखते हैं ना कि यहाँ पे किसानों के लिए हम मतलब कि 4 महीने के अंदर 2,000 रुपये खाते में डालना चाहिए, तो वो 4 महीने के अंदर खाते में डाले, यानी कि साल के 6,000 डाल रहे किसानों के लिए, डालते हैं कि नहीं डालते हैं। तो उसी प्रकार वो दीवान भी ये ध्यान रखता था कि हाँ यार मेरे को क्या क्या काम करना है किसानों के हित में, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन है ना वो उपजाऊ करनी है, तो ये काम किसका था, दीवान का ही था सारा।
था दीवान का, लेकिन इसके नीचे कुछ और अधिकारी थे, वो इसके अनुसार काम करते थे, जैसा ये बोलता था वैसे ये काम करते थे। और एक बात, सबसे बड़ी बात ये है कि दीवान की नियुक्ति कौन करता था? सम्राट करता था, राजा। इस प्रांतीय गवर्नर की नियुक्ति कौन करता था? सम्राट करता था। ये बात ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं। दीवान हो गया, फिर बात आती है बख्शी की। किसकी बात आती है? बख्शी की। बख्शी 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 याद रह जाएगा। बख्शी कौन था? वही सेना का अधिकारी। जिस प्रकार सेना का वह मीर बख्शी था, यहाँ पर बख्शी हो गया। तो ये तो कोई नॉर्मल बात है। अब मैंने कि क्या ये जो केंद्र के अंदर बताई थी ना, वही सेम प्रांत के अंदर होती है, ज़्यादा इसमें कोई एक अलग बात ध्यान नहीं है। तो बख्शी कह सकते हैं, फिर प्रांतीय बख्शी कह सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रांतीय बख्शी कर दीजिए, प्रांतीय बख्शी, है ना। तो यही बात होती है, बाकी आपको ज़्यादा कोई ध्यान नहीं। प्रांतीय बख्शी का मतलब क्या था? सेना को जो मेन अधिकारी ये था प्रांतीय बख्शी। अब बात बोलेंगे कि सर आपने दीवान के अंदर वही बताई थी पर सेनाओं का अधिकारी वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं है। था तो दीवान ही मेन थे, लेकिन जो मेन सेना का होता है ना, दूसरे जो अध्यक्ष वगैरह, तो वो प्रांतीय बख्शी था। ये ध्यान रखता था सेना के बारे में, क्योंकि वो दीवान था, मतलब मेन सबका जो मालिक था दीवान था। और दीवान के ऊपर सबका मालिक था वो प्रांतीय गवर्नर था, और उसके ऊपर सबका मालिक था वो राजा था। लेकिन जो प्रांतीय बख्शी था ना, ये केवल ओनली फॉर सेना का जो प्रधान था। क्या काम था? उनके वेतन वगैरह तय करना, फिर घोड़ों पर दाग लगाना, घोड़ों के दाग लगाते हैं ना, और फिर मतलब कि वहाँ के सैनिक थे, सैनिकों का हुलिया तय करना, लिखना, हुलिया नोट करना। सर हुलिया क्या होता है? पिछली क्लास देखो, पता चलेगा हुलिया क्या होता है। बहुत शानदार हुलिया बताया था मैंने। अब हुलिया नहीं देखोगे तो मैं क्या करूँ? मेरी तो कोई गलती है नहीं, मैंने तो मेरा काम मैंने तो वो कर दिया। अब आप इच्छा देखो, नहीं देखो मत देखो, और क्या। अपना भविष्य के बारे में सोचते हो तो देख लो, अपने घर वालों के हित के बारे में सोचते हो कि नहीं हमारे घर वालों की जो इच्छा है वो पूरी होनी चाहिए, तो फिर क्लास देखो। वरना ये चाहता नहीं हम तो ऐसे ही पड़े रहेंगे, हमको तो क्या करना है, जैसे आए वैसे ही चले जाएंगे, नो टेंशन, कौन चिंता करता है, दुनिया में क्या कुछ हो रहा है हमें क्या मतलब। तो वो चीज़ें क्या फिर कोई मायने नहीं रखती। क्लासों के अंदर आप तो कितना भी पढ़ो वो कोई ध्यान नहीं रखते। ठीक है ना। तो प्रांतीय बख्शी, तो ये होता है प्रांतीय बख्शी। तो प्रांतीय बख्शी याद रह जाएगा। सर आप बोलते वो चीज़ याद क्यों नहीं रहेगी? आप बोलते वो चीज़ हमें याद रहेगी, 100 की 100% याद रहेगी। फिर फिर जो बाद में पार्ट आता है, वो जो विभाग आता है, वो विभाग ये है दरोगा ए डाक। वाह यार क्या बात है। दरोगा, दरोगा ए डाक। सर ये क्या होता है? डाक का मतलब तो जानते हो कि डाक क्या होता है। सर जानते हैं, पोस्ट ऑफिस होता है वो डाक होता है। आज का तो पोस्ट ऑफिस होता है ना, जहाँ पर लेटर मतलब कि जो हम कोई मंगवाते हैं, जैसे आधार कार्ड वगैरह वहीं पर आता है ना। अभी आता है नहीं आता है वो आधार कार्ड, और जो जन आधार कार्ड उसके पास में आता है पोस्ट ऑफिस में, फिर हमारे पास में आता है। और यदि और चीज़ इसमें ये है, हम मतलब हम कोई सामान है वो रिटर्न मतलब कि सामान किसी को भेजते हैं तो वो डाक के माध्यम से जाता है। तो यही पहले डाक था। पर दरोगा ए आगे लगाया, इसका मतलब ये था कि राजा का जो कार्यकाल था उनको जो संभालता कौन था? दरोगा ए डाक संभालता था। यानी कि कोई सूचना राजा के पास में भिजवानी है, या फिर कोई राजा से सूचना है वो दूसरे राज्य के अंदर भेजनी है ना, तो या फिर वो समाचार पत्र होता है उनको लिखने का कोई काम है, तो वो दरोगा ए डाक करता था। कोई लेटर वगैरह कोई राजा के आए हैं, कोई लव लेटर आया राजा के पास में, तो वो भी क्या करना, ये दरोगा ए डाक ध्यान रखता था कि भी कौन मतलब कि रानी जी वगैरह भेजे हैं राजा के पास में, तो ये दरोगा ए डाक ध्यान रखता था। जब लव लेटर का तो आप एक दिन जागरूक हो गए, ठीक है, अच्छी बात हो जाइए। दरोगा ए डाक का काम ये था। और इसमें क्या विस्तार से बताइए? यही है दरोगा ए डाक, जो मतलब कि राजा के जो जो गुप्त सूचनाएं थी उनका ध्यान रखता था। गुप्त सूचनाएं थी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते थे। राजा बोलते थे ये सूचना वहाँ पर जानी थी, वो सूचना वहाँ पर पहुंचाता था। यही थे ना। वो ये दरोगा डाक, ये ज़्यादा कोई कठिन है नहीं, ये तो अपने याद रह जाएगा ना, ये तो नॉर्मली है ना, है ना। एक साम्राज्य शासित जो करने वाले संचार सेवा होते हैं, है ना, इसका विकास आवश्यक होता है। तो संचार व्यवस्था वही ध्यान रखनी है, बाकी कोई खास इसमें है नहीं। ठीक है ना। फिर हम आगे बात कर लेते, दरोगा डाक हो गया, प्रांतीय बख्श हो गया, दीवान हो गया, और फिर प्रांतीय गवर्नर हो गया। फिर गुप्तचर सेवा देख लेते हैं। गुप्तचर भी, गुप्तचर, गुप्तचर सेवा ये क्या थी? अब देखिए इसका क्या काम था। अब सरकार क्या करती थी? अब देखिए वर्तमान में देखा जाए तो सरकार के कुछ ऐसे नियम वगैरह होते हैं जो लागू होने से पहले गुप्त रखे जाते हैं।
क्या रखे जाते हैं? गुप्त। कि भाई ये जानकारी है ना, हम 5 आदमी इसका निर्णय कर रहे हैं, तो इन 5 आदमी तक ही सीमित होनी चाहिए, बाकी किसी को भी ये पता नहीं होना चाहिए हाँ भी इसके निर्णय के अंदर ये निर्णय लिया गया है। ये बात किसी को भी पता नहीं होनी चाहिए। इसे कहते थे गुप्तचर सेवा। राजा जो कुछ मतलब कि जो सामंत वगैरह थे उनसे मिलता था और बातचीत करता था, कोई नियम वगैरह निर्धारित करना है, कानून बनाना है और किस प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्य करना, तो एक गुप्त रूप से सेवा काम करता था, जिसे हम गुप्त रूप से सेवा के अंदर शामिल करते हैं। फिर दूसरी बात ये थी कि इसके अंदर राजा द्वारा कोई गुप्तचर छोड़े जाते थे, यानी कि कुछ ऐसे विशेष व्यक्ति छोड़े जाते थे जो ये ध्यान रखते थे कि जो हमारे प्रशासन की व्यवस्था है वो किस प्रकार चल रही है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जनता के साथ में खिलवाड़ कर रहा है, ऐसा कोई जमींदार नहीं है वो जनता के साथ में खिलवाड़ कर रहा है, ऐसा कोई दुकानदार नहीं है जो जनता के साथ में खिलवाड़ कर रहा है, ऐसा कोई मतलब कोई ऐसा कोई दुकानदार नहीं है जो मतलब कि किसानों को ज़्यादा पैसे ले लेता है और कम माल दे देता है। तो वो ये गुप्तचर थे, ये ध्यान रखते थे। याद रह जाएगा ना, गुप्तचर सेवा, गुप्तचर सेवा। ठीक है ना, क्लियर है। तो हमारी ये तो थी प्रांतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, ये बांटे गए थे प्रांत के अंदर, है ना। ये प्रांत के अंदर ये तुम्हें ध्यान रखना है ना। इसके बाद में हम थी स्थानीय प्रशासन। प्रांत देख, केंद्रीय देख लिए, प्रांत देख लिए, अब स्थानीय शासन व्यवस्था देख लेते हैं। ठीक है, स्थानीय शासन व्यवस्था। स्थानीय शासन व्यवस्था। ठीक है ना। अब स्थानीय शासन व्यवस्था के अंदर क्या होता है, कुछ नगर वगैरह थे ना, उसके बारे में ध्यान रखते थे। यहाँ पे स्थानीय शासन व्यवस्था ऐसी होती है। प्रांत के अंदर नगर होते हैं ना, जब ऐसे मान लीजिए आज के क्षेत्र में राज्य के अंदर जो जिले होते हैं, जिसका हम कलेक्टर होता है, कलेक्टर होता है ना, उसी प्रकार पहले कलेक्टर का दूसरा रूप था, वो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जिसका हम सरकार मान लेते हैं कि सरकार का ये अधिकारी था, है ना। तो वह व्यक्ति था सरकार के अंदर, स्थानीय शासन व्यवस्था के अंदर क्या था, सरकार था। सरकार के अंदर देखते हैं, अब इसमें क्या था देखिए। सरकार का मतलब यह था, यहाँ का जो अधिकारी था उनको नियुक्त कौन करता था, केंद्र द्वारा नियुक्त होता था, सम्राट द्वारा यहाँ पर नियुक्त होता था। वित्तीय सरकार का जो अधिकारी थे इनको यहाँ पर नियुक्त करते हैं और सरकार का ये क्या होगा, एक भाग होगा। तो इस प्रकार की जो सरकार की जो व्यवस्था थी, और जो इसको जो यहाँ पर जो नियुक्त होते थे सरकार के 2 व्यक्ति नियुक्त होते थे, एक तो फौजदार और एक अमल गुजार। कौन होते थे, फौजदार व अमल गुजार। अमल गुजार, ठीक है ना। सरकार के 2 अधिकारी थे, फौजदार हैं, अमल गुजार, यानी सरकार के 2 भाग थे। अब फौजदार का क्या काम क्या था, आपराधिक मामलों की जानकारी लेना। आपराधिक मामलों की जानकारी लेना, ठीक है ना। ये काम करता था, कौन काम करता था, मतलब कि ये करता था फौजदार, ठीक है ना। और इसका क्या काम था, और इसका काम था कि भी राज्य के सामने क्या कोई अन्याय व्यवस्था, अन्याय फैल रहा है ना। ऐसा नहीं जो राजा द्वारा निर्देश दिए गए वो पालन नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कोई जमींदार है वो इसके साथ मतलब कि गद्दारी कर रहे हैं आम जनता के साथ में, वो ज़्यादा जो दबाव वगैरह डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो सामंत वगैरह होते हैं वो मतलब कि एक धार्मिक क्षेत्र में पाखंड फैला रहे हैं। तो ये काम फौजदार का था, इनके एक न्यायालय के रूप में ये था, न्यायाधीश था, है ना। जो हमारे आज के क्षेत्र में जो हाई कोर्ट वगैरह होते हैं उस क्षेत्र में ये काम करता है ना। नहीं सॉरी, जिला कोर्ट होता है ना, जिला कोर्ट के क्षेत्र में ये काम करता था कौन, फौजदार। ये ध्यान रखता था अभी फौजदार काम क्या था, ये था जो आपराधिक मामला होता है उनकी जानकारी लेना, राज्य के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखना। क्या काम था, किसका काम था, फौजदार का काम था। फिर बात आती है अमल गुजार की। अमल गुजार एक ऐसा व्यक्ति था जो क्या करता था, जो मतलब कि जो राज्य की आय व्यवस्था का ध्यान रखता था। किसका ध्यान रखता था, राज्य की आय व्यवस्था। राज्य की आय व्यवस्था, ये राज्य के अंदर किस प्रकार की आय व्यवस्था हो रही है, मतलब कि आय का मतलब आना व्यवस्था, है ना। कर वगैरह जनता, आम जनता से लेना, और किस प्रकार के कर लेना, और कर भी इस प्रकार लेना है
किस प्रकार कि जनता खुशी से दे सके, जनता अपने यानी इच्छा से खुश होकर दे कि साहब ये आप कर ले लीजिए। ऐसा जनता परेशान ना होकर कर दे, ऐसा काम नहीं करना है। तो वो मतलब कि अमल गुजार था, वो इस प्रकार की व्यवस्था करता था ताकि जनता अपने कोशिश से कर दे सके। और आय व्यवस्था अधिक से अधिक बढ़ाना किसका काम था? अमल गुजार का था, जो सरकार का एक भाग था। ठीक है ना। और यदि लगता है अभी अकाल वगैरह पड़ने वाला है और बारिश कम होने वाली है, और यदि बारिश हो गई तो फिर जो दाने वगैरह ना, जो मतलब कि जो बीज वगैरह वो बीज नहीं है, तो फिर बोएंगे क्या? तो ये अमल गुजार तय करता था बीज वगैरह है, किसको किस प्रकार बीज देने हैं और कितने बीज देने हैं, ताकि हम कृषि जो खेती वगैरह उनसे वापस प्राप्त कर सकते, जो फसल होती है हम उनसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कौन ध्यान रखता था? ये अमल गुजार रखता था। ये किसके अंदर आता था? ये जो मुगलों का जो काल था उसके अंदर जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो स्थानीय शासन व्यवस्था थी, उसके अंदर ये अमल गुजार था। ठीक है ना, क्लियर है, पक्की बात। चलो आगे चलते हैं। अमल गुजार ये हो गया। फिर सरकार के बाद में आते हैं परगने। क्या आते हैं? परगना। अब ये इसके, ठीक है ना, ये हटाएं, ठीक है हटा देते हैं। परगना, परगना, ठीक है ना। अब परगना के भाग थे वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, इस परगना के अंदर ना गांव देख लेते हैं। गांव, थाने, थाने से लिखते हैं भाई, थाने, ठीक है ना। परगना मतलब एक गांव के क्षेत्र में लीजिए, जो ब्लॉक आज जैसे ब्लॉक वगैरह स्तर होते हैं ना, जैसे जो जिले से जस्ट नीचे होते हैं, जो बड़े स्तर पर गांव होते हैं, भाई ये बहुत बड़ा गांव है, तो उस गांव के क्षेत्र में क्या होते थे? परगना होते थे। तो परगना याद है, परगना कैसे होते थे? गांव के क्षेत्र में होते थे, उसको हम क्या कहते हैं? परगना कहते हैं। ठीक है ना। ये दो महत्वपूर्ण थे, गांव एवं थाने। ठीक है ना। फिर अब इस गांव का क्या मतलब था? इसको ऐसे लिखते हैं यार, थाने। गांव का जब मुख्य होता था वो होता था मुहज्जम। कौन था? मुहज्जम, यानी कि गांव का जो मुख्य होता था। तो हमें ये विशेष बात ध्यान रखनी कि भाई गांव का मुख्य कौन होता था, है ना? मुकदम, सॉरी मुहज्जम के मुकदम, हाँ मुकदम था, मुकदम, मुकदम है, मुकदम, यानी ये गांव का मुख्य होता था, है ना। गांव की जो हर व्यवस्था होती थी भी ये ध्यान रखता था, मुकदम। और ये जो अमील मुकदम था ना, ये आमिल था वहाँ का, जिनको जो कर वगैरह टैक्स वगैरह ध्यान रखता था, अमल जो आमिल था। और आमिल का सहयोग कौन करता था? वो मतलब कि करता था, मतलब कि अमल गुजार। तो इसी प्रकार जो आमिल था वो मुकदम के साथ में था, मुकदम भी उसके साथ में ध्यान में रखता था। और जिस प्रकार आमिल कहता था उसी प्रकार मुकदम क्या करता है? गांव के अंदर टैक्स वगैरह, या जो गांव का प्रधान था, आज जिस प्रकार सरपंच होता है गांव का, उसी प्रकार मुकदम वहाँ पर काम व्यवस्था करता था। ठीक है ना। तो थाने, थाने का मतलब होता है थानेदार। आज के जिस प्रकार हमें थाने दिखते हैं ना भी, 4-5 गांव होते हैं, गांव का एक थाना होता है, थाना होता है ना, चौकी होती है, चौकी तो हर गांव में होती है, फिर थाना होता है उसके अलावा। तो वो थाना क्या, 4-5 गांव होता है, गांव का जो मेन हेड होता है, जगह होती है, वहाँ पर थाने बना देते हैं। और जहाँ पर क्या था, पुलिस वगैरह रहती है। और पहले क्या था, जहाँ पर थाने होता था ना, वहाँ पर सैनिक वगैरह रहते थे। ठीक है ना। और इन सैनिक का जो भोजन वगैरह तय करना, और इनकी जो जो मतलब कि उनकी जो सेवाएं वगैरह हैं वो किस प्रकार होगी, वो कौन ध्यान रखता था? वो रखता था ध्यान, थानेदार रखता था। कौन रखता था? थानेदार। तो भाई ये जो प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार थी थानेदार के अंदर। ठीक है ना। फिर क्या है, फिर इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद में, स्थानीय जो शासन व्यवस्था ये कंप्लीट होने के बाद में, जो किले वगैरह मान लेते हैं, क्या है? किला है ना, दुर्ग है। तो किला हो गया और दुर्ग हो गया, है ना, नगर हो गया, बंदरगाह हो गई, नगर हो गई, नगर हो गई, बंदरगाह हो गया। तो ये इस प्रकार का थे, किला, दुर्ग, नगर, बंदरगाह। दुर्ग तो सेम ही है, किला वगैरह क्या लिखे, कोई लिखने का विषय तो नहीं। तो किला, नगर, बंदरगाह। जैसे कोई किला वगैरह होता है ना, उसका ध्यान रखना, किला के बारे में कोई निर्माण वगैरह करवाना। फिर कोई नगर है, नगर की प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करना, नाले वगैरह निकालना, सड़कों का निर्माण करना।
तो ये जो इस प्रकार की जो इस प्रकार की जो व्यवस्था थी वो भी ध्यान रखते थे। जैसे बंदरगाह होती है, बंदरगाह के बारे में नए नए बंदरगाह बनाना, कभी कहाँ से पानी कहाँ से जो कि कच्चा माल आता है और कहाँ पर कच्चा माल भेजना है, कहाँ पर पक्का माल बनाना है, फिर कौन सी बंदरगाह से भेजना है, ये इसका काम थे। और इसके जो मेन आदमी थे वो कोतवाल के रूप में थे। कौन थे? कोतवाल। ये कोतवाल क्या है, राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था कि भाई तू यहाँ का कोतवाल है। वो कोतवाल क्या करता था, बंदरगाह के बारे में, नगर के बारे में, किला के बारे में ध्यान रखना था। भाई कोतवाल का ये काम था। तो ये बातें आपको ध्यान रख जाएगी। तो बड़ी बड़ी बातें भाई यही थी, और इसके बारे में कोई ज़्यादा कोई खास बात थी नहीं, है ना। चलो, ये हो गई प्रज्ञा। फिर हमारा जो कोतवाल हो गया, फिर किलेदार हो गया। किलेदार का वही काम होता है, किले वगैरह निर्माण करना। कोतवाल का यही काम था, किलेदार का ये काम था, है ना। कोतवाल तो संपूर्ण रूप से ध्यान रखता था नगरों के बारे में, बंदर के बारे में, हर किला के थोड़ा किला के बारे में ध्यान। और जो किलेदार था ना, वो किला का जो किले होता है ना, उस किले का जो क्या कहते हैं, किले का जो चौकीदार था, किले का ध्यान रखने वाला था, कौन था? किलेदार था। तो ये बात ध्यान रखनी है। किलेदार हो गया, कोतवाल हो गया, और ये महत्वपूर्ण जो बड़ी बड़ी बातें थी वो हमारे कंप्लीट हो गई। फिर हम बातें करेंगे अगली क्लास के अंदर, जो इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था होगी, थोड़ी बहुत और एक आधी क्लास बनेगी, मेरे को लगता है और बन जाएगी, है ना। जिसके अंदर मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था होगी, उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। जो भाई मनसबदारी किस प्रकार थी, मनसबदार, है ना, अकबर के समय मनसबदार किस प्रकार के थे, जहांगीर के समय किस प्रकार थे, हुमायूं के समय किस प्रकार थे, बाबर के समय किस प्रकार थे। जितने भी जिसके भी शासन व्यवस्था के अंदर ये जो जिसके भी शासन काल के अंदर ये मनसबदार थे, है ना, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो आज तक जितना भी पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। ज़्यादा इतना कोई कठिन था नहीं, सरल ही था। तो इस प्रकार आप ध्यान रख लेना कभी, हाँ इस प्रकार ये व्यवस्था थी, इस प्रकार की जो इसके स्थानीय शासन के अंदर ये जो गांव थे, परगना के अंदर गांव थे, थाने थे, मुकदम थे, थानादार थे, है ना, किला, नगर, बंदरगाह, कोतवाल, है ना, किलेदार। तो ये जारी की जितने भी तो प्रक्रिया थी वो सारी सारी याद कर लेना, ठीक है ना। याद करने की क्या आवश्यकता है, जो बत्ती याद हो गई, अब वो खास कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।